Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Myself Bantil, and this is your 9th lecture of electrostat. And इस लेक्चर को देखने से पहले प्लीज़ वॉच द 6th lecture of electrostat because some of the derivations, some of the formulas which we are going to use in this lecture has been derived in the 6th lecture. तो आपको 6th लेक्चर देखना है या नोट्स जो बना लिए हैं अगर आपने तो वो रिवाइज़ करने हैं इस लेक्चर को देखने से पहले। इस लेक्चर में भी हम न्यूमेरिकल्स ही करेंगे, उन पे बेसिस न्यूमेरिकल्स जिन कंसेप्ट पर बेस्ड है उन कंसेप्ट्स की डेरिवेशंस या जो भी वो कंसेप्ट है उन कंसेप्ट्स को जानेंगे। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बेस्ड पर जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उनका लास्ट लेक्चर आपके पास होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द एंड पॉइंट ऑफ ए लॉन्ग, देखिए आपके पास डेरिवेशंस जनरली क्या है, आपके पास एक वायर है, इनफिनिटी लॉन्ग वायर है। इनफाइनाइट लॉन्ग मीन्स एंड नहीं बताया आपको इसका। ठीक है, आपको क्या करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, एंड्स का तो पता नहीं है तो आप एक्सियल पॉइंट तो इसमें कंसीडर करेंगे नहीं। सो यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आइदर एट द मिड पॉइंट। दिस डेरिवेशंस वी आर, जो मिड पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ना, ये डेरिवेशन इधर मैं जो करा रहा हूँ ये डेरिवेशन आपके पास इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, सीबीएसई या एसबीएसई सिलेबस के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जो जेई के बच्चे हैं या नीट के जो बच्चे हैं वो इस डेरिवेशन को ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ से आपको एक मेथड आएगा चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कि हाउ टू डील विद दीज टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। आपको कुछ भी ट्विस्ट करके क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप, जैसे अभी तो ये वायर है, वायर की जगह सिलेंडर दे दिया जाए तो क्या होगा, आपके पास शीट दे दी जाए, चार्ज शीट, तो क्या होगा। तो मेथड आपको इधर से आने वाला है ना। तो मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है सीबीएसई और एचबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से। ये डेरिवेशन इधर कूलम्ब्स लॉ के बेसिस पे है, आगे जाके यही डेरिवेशंस गोस थ्योरम के बेसिस पर आएगी। एंड यू विल सी हाउ गोस थ्योरम सिंप्लीफाइड द थिंग्स। जो यहाँ पर इतना कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेशन होगी वो गोस थ्योरम से सिंप्लीफाई हो जाएगी आपके पास उधर। तो गोस थ्योरम से ही जब करेंगे तो वो वाला पार्ट आपको, वो डेरिवेशन करनी है, ये वाली डेरिवेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर भी आपको मेथड सीखना है, जो लास्ट में रिजल्ट आएगा वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो एक तो आपके पास मिड पॉइंट पर निकाल लेंगे और दूसरा आपके पास फिर से इन्फिनिटी लॉन्ग वायर है और इसका सपोज करो एक एंड हमको पता है, तो उस एंड के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे कैसी रहेगी वो निकालने जा रहे हैं। वायर इन्फिनिटी है, उस तरफ हमको नहीं पता कि कितनी दूर तक वायर गया हुआ है आपके पास। ऑलराइट, उस साइड हमको इलेक्ट्रिक फील्ड वायर के बारे में नहीं पता है, एक एंड पता है, तो उस एंड के पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी रहेगी ये भी देखने हैं। और ध्यान देना, ये वाला जो एंड पॉइंट के पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने हैं, इसको निकालने के लिए इसकी भी डेरिवेशन करेंगे और ये वाली डेरिवेशन गोस थ्योरम से नहीं हो सकती है। ओके, ये डेरिवेशन इसी मेथड से हो रही है, तो इसलिए भी मैंने इस टॉपिक को इधर ऐड किया है। फिर से सीबीएसई और एचबीएसई वाले बच्चे इस वाले टॉपिक को, डेरिवेशन को इग्नोर कर सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करें। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हम पहले जो एंड पॉइंट के आसपास निकालने जा रहे हैं, तो ये आपके पास एक वायर है, ये ऐसा एक वायर हो गया, इन्फिनिटी लॉन्ग है और इस पर आपके पास चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो हर जगह सपोज करो पॉजिटिव चार्ज है। इट कैन बी नेगेटिव चार्ज, आप नेगेटिव भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक वायर है, इस पर आपके पास इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज है, उस तरफ इन्फिनिटी तक गया हुआ है। यहाँ पर ये कि एंड के पास ये पी पॉइंट हो गया, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। मेथड आपको पता है कि जब भी आपके पास कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम दे रखे हो, तो आप क्या करते हैं कि उस कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम में को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। आप एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करते हैं, उस एलिमेंट की वजह से उस एलिमेंट इतना छोटा होता है कि उसके अंदर के चार्ज को आप कंटिन्यूस मान सकते हैं, प्लस वो चार्ज आपके पास पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना आता है, पॉजिटिव की वजह से फील्ड लाइंस बाहर निकलती है, ये भी चीज़ सीख सके हम। ठीक है, तो आपके पास पॉइंट चार्ज स्मॉल सा था आपके पास, सपोज करो उसकी जो थिकनेस थी वो dx थी, उस पर कुछ चार्ज भी आएगा, सपोज करो दैट इज़ dq चार्ज। ये पहले हम करते आए हैं। तो आपके पास वायर जिस पर बहुत सारा चार्ज था, आपने क्या किया, इतनी बड़े कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के लिए आपने उस पर एक छोटा सा चार्ज एलिमेंट कंसीडर करा, लाइन एलिमेंट भी इसको बोल सकते हैं।
जिसकी लेंथ आपके पास dx है, आप dl ले सकते हैं, dx ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। उस पर भी कुछ चार्ज आएगा, स्मॉल सा एलिमेंट है तो स्मॉल सा ही चार्ज आएगा, दैट चार्ज इज dq। सपोज करो dq चार्ज उस पर आ गया, ओके। ये चार्ज आपके पास इतना स्मॉल है, इसको आप पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। और एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का आपको पता है तरीका। ऊपर आता है सोर्स चार्ज k इंटू सोर्स चार्ज डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्केयर। इफ़ यू रिमेंबर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज k क्यू बाई डिस्टेंस का स्केयर, ये होता था ना। तो ये फॉर्मूला इधर यूज़ भी करेंगे हम। तो ये वायर था, इस पर हमने ये ऐसा छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करा। इस एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज वायर है तो बाहर की तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्मॉल ही होगा, तो उसको डी से हमने डिनोट किया है। अब आपको वही ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। हम मेथड क्या होता था, ऐसे ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स तो बहुत सारे हो सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मान लो, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं उधर कहीं जाएगा। उसके बाद यहाँ कहीं पे मान लेना, उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आउटवर्ड ही जाएगा। थोड़ा सा और आगे मान लो, तो ऐसे ऐसे एलिमेंट कंसीडर करते चले जाएंगे इस लेंथ से लेके इन्फिनिटी तक। मतलब जीरो से स्टार्ट होकर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक आपने छोटे छोटे एलिमेंट कंसीडर करे। उन छोटे छोटे एलिमेंट्स की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते चले गए। सब के सब इलेक्ट्रिक फील्ड को लास्ट में जाके आप जोड़ देंगे, वेक्टर सम कर देंगे, तो नेट आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी पी पॉइंट के ऊपर। ये था हमारे पास मेथड, ठीक है। वो जोड़ने के लिए आप कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करते थे, और आप जो डिस्क्रीट सम है उसको डिस्क्रीट ना करके आप इंटीग्रेशन की हेल्प ले लेते थे। ये सब 6th लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। सो इफ़ यू डिडंट वॉच 6th लेक्चर देन प्लीज़ गो एंड वॉच दैट लेक्चर फर्स्ट और रिवाइज योर नोट्स। तो आपके पास देखिए, जो ये वाला इस एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर गया था। सपोज करो ये एंगल आपके पास थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा हो गया है ना भाई। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी आपके पास सेम होता है, ये हम सभी जानते हैं। तो सभी एलिमेंट्स का जोड़ने की वजह से देखो, इस वाले एलिमेंट का लेते तो इसका भी ऐसा ही कुछ बनता, कोई और एंगल बन जाता है ऐसा। अब एक वेक्टर ऐसा किसी थीटा एंगल से एक्ट कर रहा है, तो हम सबको पता है जिस तरफ एंगल होता है उस तरफ कौन सा कंपोनेंट, कोस कंपोनेंट है ना। तो इस तरफ चला गया आपके पास डी ई कोस थीटा, और इसको बीच में रख के, इसको बीच में रख के इस वाले के परपेंडिकुलर, मतलब कि इस तरफ इधर कौन सा कंपोनेंट चला जाता है, साइन कंपोनेंट, दैट इज डी ई साइन थीटा। ऑलराइट, तो इस तरीके से आपने इसके दो कंपोनेंट बना लिए। ऐसे ऐसे कंपोनेंट हर एक के आने वाले हैं। आप एक एलिमेंट और आगे मान लेते भाई, इस एलिमेंट का भी एक कंपोनेंट इस तरफ जाता है, एक कंपोनेंट इस तरफ जाता है। एक और एलिमेंट आगे मान लेते हैं, उसका भी एक कंपोनेंट इधर जाता है, एक कंपोनेंट इधर जाता है। हाँ, हालांकि मैग्नीट्यूड अलग रहेंगे, मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस। ओके, सो वी आर राइटिंग डी ई तो सोर्स एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। पॉइंट चार्ज की वजह से तो लिखना आता है हमको। फॉर्मूला क्या होता था, के इंटू सोर्स चार्ज। किस चार्ज ने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्रिएट, इस चार्ज ने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करा है, इस स्मॉल डी क्यू ने। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डी ई इज इक्वल टू के इंटू सोर्स चार्ज, दैट इज डी क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो ये है, ठीक है। ये डिस्टेंस देख लेते हैं भाई। सपोज करो इस वायर के एंड से जो वो पी पॉइंट पड़ता है वो डी डिस्टेंस पे पड़ता है, और जो आपने एलिमेंट कंसीडर करा है वो एलिमेंट इस एंड से एक्स डिस्टेंस दूरी पे। तो ये कितना बना, पाइथागोरस थ्योरम आप लगा सकते हैं, तो अंडर रूट डी स्केयर प्लस एक्स स्केयर। तो डिस्टेंस भी आ गया। तो डी ई आपके पास कितना बना, के इंटू डी क्यू सोर्स चार्ज डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्केयर। डिस्टेंस का स्केयर करेंगे तो रूट हट जाएगा आपके पास, तो ये डी ई बना। तो डी ई के दो कंपोनेंट आपने बना दिए, एक तो डी ई का एक्स कंपोनेंट, दैट इज डी ई कोस थीटा है ना, एक्स डायरेक्शन में आपके पास कोस थीटा है। ऐसे ही डी ई का वाई कंपोनेंट, दैट इज डी ई साइन थीटा, तो ये वाई आपके पास कंपोनेंट हो गया। ऑलराइट, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको निकालनी है तो आपको ये देखना होगा कि एक्स में कितना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, वाई में कितना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, और एक्स और वाई वालों का रिजल्टेंट जो कि डी ई था वो कितना बन रहा है। ओके, तो स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, एक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, वाई में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, और उनको निकलने के बाद नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जब दोनों का निकल जाएगा तो आपके पास ये कुछ ऐसा केस बनेगा कि आपके पास एक वैल्यू कुछ इधर आ गई, एक वैल्यू कुछ इधर आ गई, और दो वेक्टर्स किसी एंगल पर एक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ एंगल पर 90 एंगल है,
तो आपके पास रिजल्टेंट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, है ना। तो वो करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं एट द एंड पॉइंट। तो सबसे पहले हम एक्स डायरेक्शन का फील्ड निकाल लेते हैं, एक्स डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं, दैट इज़ डी ई कोस थीटा। डी ई की वैल्यू रखें, अभी भी मैंने बताई थी डी ई की वैल्यू है के इंटू सोर्स चार्ज डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्केयर। तो ये डी ई की वैल्यू रख दी मैंने, है ना, रख दी भाई, के इंटू सोर्स चार्ज। भाई सोर्स चार्ज डी क्यू आएगा तो आपको लैम्बडा की डेफिनेशन पता है, राइट। लैम्बडा क्या होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, है ना। और अगर आप स्मॉल वाली टर्म में ये इसकी बात करें तो आपके पास ये क्या बढ़ेगी, लैम्बडा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन लेंथ। लेंथ कितनी है आपके पास उस एलिमेंट की, डी एक्स। तो डी क्यू को आप लैम्बडा इंटू डी एक्स भी लिख सकते हैं। चार्ज डेंसिटी का कंसेप्ट भी हम पहले वाले लेक्चर्स में कर चुके हैं। सो प्लीज़ रिवाइज योर नोट्स फर्स्ट, ऑलराइट। तो अब आपके पास डी ई की वैल्यू होगी जो इधर रख दी मैंने। अब साथ में था कोस थीटा, तो इस वाले ट्रायंगल में आपके पास कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है आपके पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कोस थीटा बेस, बेस आपके पास एक्स है, हाइपोटेन्यूज कितना है, अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो कोस थीटा की वैल्यू ये आप रख देंगे, ओके, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसको बस इधर मल्टीप्लाई किया गया है, ये इतना आ गया। अब देखना जो डी ई एक्स था, ये एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपके पास बस इस वाले कंपोनेंट की वजह से था, इस वाले लाइन एलिमेंट की वजह से था, जो आपने ये डी क्यू और डी एक्स लेंथ का मानना था। पर एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट खाली इसी का थोड़ी ना होगा, नेक्स्ट वाले का भी होगा, नेक्स्ट वाले का भी होगा, नेक्स्ट वाले का भी होगा, तो सभी के एक्स कंपोनेंट बनेंगे, ठीक है। तो सब के एक्स कंपोनेंट बनेंगे, तो सब की वजह से निकालना है अभी हमको। तो जो डी ई एक्स जो आपके पास आया था, दैट इज़ के लैम्बडा एक्स डी एक्स अपॉन बी स्केयर प्लस एक्स स्केयर की पावर 3/2। ये तो एक की वजह से है, सब की वजह से निकालना है। तो सबका देखो एक्स कंपोनेंट तो एक ही डायरेक्शन में रहेगा ना, इसी तरफ, तो सबका जुड़ने वाला है। तो जुड़ना है तो या तो आप समीशन यूज़ करें या फिर आप इंटीग्रेशन यूज़ करें, ठीक है। तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला कंसेप्ट लगाएंगे, और हम सबको पता है उस टाइम पे समीशन को आप इंटीग्रेशन से रिप्लेस कर सकते हैं। तो आप डी ई एक्स, अगर एक्स डायरेक्शन में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अगर लेफ़्ट साइड को इंटीग्रेट करेंगे तो राइट को भी इंटीग्रेट करेंगे। तो राइट साइड है आपके पास ये वाली, इसको भी इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन को बताना होता है कि आपको कहाँ से कहाँ तक के चीज़ों को ऐड करना है। तो आपको ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कंपोनेंट्स लेना, एक के बाद एक के बाद, और हम जहाँ तक भी वायर है वहाँ तक उन कंपोनेंट्स को लेते चले गए, सब की वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते चले गए और उनको ऐड करते चले गए। तो स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं आप, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, एंड किधर कर रहे हैं पता नहीं कहाँ पर कर रहे हैं, इन्फिनिटी पे कहीं पे जाके कर रहे हैं। तो लिमिट आपके पास कहाँ से कहाँ तक रहेगी, जीरो से इन्फिनिटी तक। ध्यान देना लिमिट उसकी लगती है जिसके साथ ये डी लगा हो, डी लगा है लेंथ के साथ, है ना, तो लेंथ की लिमिट लगेगी। तो लेंथ हमारे पास इधर जीरो से इन्फिनिटी तक है। तो हमको जब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एक्स डायरेक्शन में, तो इस वाली ड्रम को इंटीग्रेट करेंगे जीरो से इन्फिनिटी तक। अब बस आपके पास इंटीग्रेशन को सोल्व करना रह गया, आपके पास एक्स कंपोनेंट आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ओके। तो इंटीग्रेशन में पहले भी डिस्कस हो चुका है कि आपके पास वो चीज़ें बाहर आ जाती है इंटीग्रेशन से जो आपके पास कांस्टेंट होती है, और कांस्टेंट चीज़ें वो होती है जिनके साथ ये डी वाली टर्म ना हो। डी किसके साथ लगा है, एक्स के साथ। तो जिस चीज़ के साथ एक्स है वो तो अंदर रहेगा, वो वेरिएबल का काम करेगा। जिसके साथ एक्स नहीं दिख रहा है वो कांस्टेंट है, वो इंटीग्रेशन से बाहर आ सकता है। तो डी एक्स के साथ लगा, तो एक्स देखिए किस किस के साथ नहीं है, एक्स के साथ नहीं है, एक्स लेमडा के साथ नहीं है, बाकी सब चीज़ों में है ना। तो के और लेमडा आपका इंटीग्रेशन से बाहर, ठीक है, आपका इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी, और अंदर बचा आपके पास एक्स बाई डी स्केयर प्लस एक्स स्केयर की पावर 3/2 इंटू डी एक्स, ओके। नाउ यू हैव टू सोल्व द इंटीग्रेशन पार्ट, दैट इज एक्स अपॉन डी स्केयर प्लस एक्स स्केयर की पावर 3/2 इंटू डी एक्स, ओके। इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, हम बस ये एक टेक्निक है इंटीग्रेशन सोल्व करने का, मेथड है, इजी मेथड है। हम क्या कर लेते हैं, जो ये नीचे वाली टर्म है ब्रैकेट वाली टर्म टी स्केयर प्लस एक्स स्केयर, टी स्केयर प्लस एक्स स्केयर, इसको टी पुट कर लेते हैं, ओके। तो इसको जब हम टी पुट करेंगे तो देखो इधर से डी स्केयर प्लस एक्स स्केयर, लेट डी स्केयर प्लस एक्स स्केयर इज इक्वल टू टी, ओके।
तो डी स्केयर प्लस एक्स स्केयर की जगह टी रख रहे हैं, थोड़ा सा और चेंज करते हैं हम इसको, इस इक्वेशन को इसका डेरिवेटिव लेते हैं। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये तो डी एक वायर के एंड पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस था जो चेंज नहीं होता है ना, डी चेंज नहीं हो रहा है, तो उसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो एक कांस्टेंट चीज़ का डेरिवेटिव आपके पास जीरो आता है। तो डी का डेरिवेटिव तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास जीरो होने वाला है, इसका डेरिवेटिव जीरो हो गया। प्लस एक्स आपके पास चेंज होता था, कैसे चेंज होता था कि एक्स क्या था आपके पास, इस एंड पॉइंट से उस एलिमेंट का डिस्टेंस होता था एक्स, है ना। पर आपने एलिमेंट इधर ले लिया तो एक्स की वैल्यू तो चेंज हो गई, एलिमेंट इधर लिया होता तो एक्स की वैल्यू और कुछ होती, एलिमेंट और आगे लिया होता तो एक्स की वैल्यू और कुछ होती। तो एक्स इज ए वेरिएबल हेयर, वेरिएबल है भाई, तभी तो आपको इंटीग्रेशन से बाहर नहीं गया ना। तो वेरिएबल है तो वेरिएबल का आपको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, वो डेरिवेटिव आपके पास ज़ीरो नहीं होगा। डेरिवेटिव करने का मेथड क्या था आपके पास, इस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जब करेंगे तो मेथड क्या है, पावर आगे पावर में से एक कम, है ना। तो पावर कितनी है, दो, दो को आगे रखो, पावर आगे पावर में से एक कम, दो में से एक कम करेंगे तो वन पावर रहेगी, इनटू में जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 2x dx। ऑलराइट, दोबारा से लिख रहा हूँ मैं इस चीज़ को, डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हमने मानना है टी के बराबर, इसका तो जीरो हो गया, इसका कितना बचा 2x dx। ऑलराइट, इधर अब राइट साइड का डेरिवेटिव लेंगे तो टी है, टी का डेरिवेटिव dt हो गया, है ना। आप dt बाई डी एक्स डेरिवेटिव करना तो आपने 11th में सीखा है, कोई ये नहीं बोल सकता कि आपने नहीं सीखा है। मैथ्स वाले बच्चे मैथ्स में सीख के आए हैं, और फिजिक्स में भी जब आपका स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन होता है तो उधर ये डेरिवेटिव वगैरह सिखाए जाते हैं आपको। हाँ, ये मान सकते हैं कि अभी तक आपने इंटीग्रेशन नहीं किया होगा, तो इंटीग्रेशन में भी फिजिक्स में कुछ थोड़ा बहुत हमने पढ़ा हुआ है, कुछ बेसिक्स चीज़ों का इंटीग्रेशन। तो ज़्यादा मुश्किल इंटीग्रेशन फिजिक्स में यहाँ पर एटलीस्ट हम यूज़ नहीं करने जा रहे हैं। ओके, ईजी सा है तो ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने क्या किया था, डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी वे बराबर रखा और उसका डेरिवेटिव लिया, तो हमारे पास देखो एक रिप्लेसमेंट आ गई है। आप जब जहाँ जहाँ पर डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था उसको हटा के टी लिख सकते हैं, जहाँ पर भी आपके पास एक्स डी एक्स या 2x dx लिखे उसको हटा के डी टी लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप इधर से थोड़ा सा चेंज और कर सकते हैं, एक्स डी एक्स को उस 2 को उधर ले जाओ तो डी टी बाई 2 लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, इधर देख रहे हैं तो इस इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन किस चीज़ में चेंज हो जाएगा, देखिए एक बार, आपके पास के लेमड़ा तो बाहर था, इंटीग्रेशन में ऊपर ये देखिए एक्स डी एक्स है, अभी तो बताया एक्स डी एक्स को आप डी टी बाई 2 लिख सकते हैं ना, एक्स डी एक्स को रिप्लेस कर दिया डी टी बाई 2 से। फिर आपके पास इधर नीचे देखिए डी स्केयर प्लस एक्स स्केयर है, डी स्केयर प्लस एक्स स्केयर को तो आप टी लिख सकते हैं, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा टी, और इसकी पावर 3/2 है तो टी की पावर 3/2 हो जाएगी, है ना। तो ये इंटीग्रेशन एक इजी सा इंटीग्रेशन बन गया, डी टी बाई 2 टी की पावर 3/2। अब इसको जब आप सोल्व करने जाएंगे, जब आप इसको सोल्व करने जाएंगे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, 2 कांस्टेंट है उसको बाहर ले जाइए, टी की पावर 3/2 इसको ऊपर लेके जाएंगे तो टी की पावर -3/2 हो जाएगी। ध्यान देना मैंने अभी लिमिट चेंज नहीं करी है, लिमिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हम इस इक्वेशन को बाद में वापस से एक्स की टर्म में ले आएंगे, टी को वापस से रिप्लेस करके एक्स की टर्म में ले आएंगे तो आपकी लिमिट्स हैं वही की वही रहेंगी, ऑब्वियस सी बात है। ओके, तो टी की पावर -3/2 डी टी ये बन गया, बाहर की चीज़ें जो भी थी के लेमडा बाई 2 वो इसके साथ ही चल रही है, मैं उसको दिखा नहीं रहा हूँ इधर। तो टी की पावर -3/2 का इंटीग्रेशन इतना ईजी वाला इंटीग्रेशन तो हमने सीखा हुआ है। इंटीग्रेशन में क्या करते हैं आप, जो भी इंटीग्रैंड है, इंटीग्रैंड मतलब जिसका इंटीग्रेशन आप कर रहे हैं उसकी पावर में एक ऐड करते हैं, उसी से डिवाइड करते हैं। इसकी पावर थी 3/2, उसमें एक ऐड करेंगे, और जो पावर बन गई है अभी मतलब कि -3/2 + 1 उसी से डिवाइड करेंगे, है ना। इंटीग्रेशन करते हैं, मेथड क्या है, पावर में एक ऐड किया उसी से डिवाइड। डेरिवेटिव का उल्टा होता है, ये डेरिवेटिव में पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, पावर से पावर आगे पावर में से एक कम, यहाँ पे पावर से डिवाइड कर रहे हैं। ऑलराइट, ठीक है, डेरिवेटिव का जस्ट अपोजिट ही होता है आपके पास इंटीग्रेशन। तो हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन करा, पावर में एक ऐड कर दिया उसी से डिवाइड कर दिया, ये बन गया आपके पास 1/√t। ऑलराइट, तो 1/√t, क्योंकि -3/2 + 1 आप करेंगे तो माइनस का 1/2 बनेगा, माइनस पावर है इसलिए t आपका नीचे चला गया, और 1/2 है तो 1/2 मतलब रूट है आपके पास। ओके, अब मैंने बोला था कि t को वापस से x वाली टर्म में लेके जाएंगे ताकि आप लिमिट रख सकें। ऑलराइट,
सो टी को वापस से उधर ले जाने के लिए टी था क्या आपके पास, है ना, एक्स स्केयर प्लस डी स्केयर था, तो टी को वापस से रिप्लेस कर दो एक्स स्केयर प्लस डी स्केयर से, तो रूट तो था ही इसके ऊपर और टी को आपने रख दिया एक्स स्केयर प्लस डी स्केयर, तो आपके पास ये बन गया। ओके, अब एक्स फिर से वापस आ गया तो आप लिमिट फिर से 0 से इन्फिनिटी आप रख सकते हैं। लिमिट रखने का तरीका इंटीग्रेशन में पता है सभी को, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो आप इधर से अपर लिमिट किसकी जगह रखी जाएगी, जिसका डेरिवेटिव जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन आपने सोल्व किया है, एक्स के रिस्पेक्ट में सोल्व हुआ है, तो एक्स की जगह लिमिट्स रखी जाएंगी। तो आप पहले अपर लिमिट मतलब इन्फिनिटी को एक्स की जगह रिप्लेस करो, तो क्या बनेगा 1/√, इन्फिनिटी का स्केयर प्लस डी स्केयर दैट इज इन्फिनिटी। ओके, तो 1/∞ बन गई अपर लिमिट रखने से, माइनस लोअर लिमिट कितनी है 0, एक्स की जगह 0 रखेंगे, यहाँ पे एक्स की जगह 0 रखेंगे तो ये तो 1/√d स्केयर बन गया, 1/√d स्केयर, स्केयर से रूट कैंसिल, तो आपके पास ये 1/d ही बचा एक तरीके से, है ना। तो ये मैंने इधर शो कर दिया। ओके, एंड वी ऑल नो 1/∞ इज इक्वल टू 0, तो ये फर्स्ट टर्म तो 0 होगी। तो आपके पास कुल मिला के एक्स कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या बना, नेट जो एक्स कंपोनेंट आपके पास क्या बना, माइनस का के लैम्डा डिवाइडेड बाई डी, ये 0 हो गया, ये डी बचा, है ना। एक्स कंपोनेंट सोल्व होके आ गया, जो आपके पास वायर था यहाँ पर जो ये वाला एक्स कंपोनेंट था ये कितना आया के लैम्डा बाई डी, माइनस साइन ये शो कर रहा है कि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है। ओके, और माइनस साइन का कुछ ज़्यादा कुछ मतलब इधर नहीं है। इसी तरीके से बिल्कुल सिमिलर वे में आप वाई कंपोनेंट निकाल सकते हैं ना भाई। अब मैं इसको आप पर ही छोड़ रहा हूँ, वाई कंपोनेंट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए वाई कंपोनेंट आपके पास डी ई वाई इजिकल टू डी ई साइन थीटा था, ऑलराइट। डी ई की फिर से वैल्यू के डी क्यू अपॉन में डिस्टेंस का स्केयर, डिस्टेंस इज डी स्केयर प्लस एक्स स्केयर। ओके, अब की बार साइन थीटा है बस। साइन थीटा क्या होता है आपके पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। आपके पास कुछ इस तरीके का ट्रायंगल था, ये आपके पास डी डिस्टेंस होता था, ये एक्स था, ये √d स्केयर प्लस एक्स स्केयर था, ये आपके पास थीटा था, तो आपको क्या लिखना है साइन थीटा, परपेंडिकुलर इज डी अपॉन में हाइपोटेन्यूज दैट इज डी स्केयर प्लस एक्स स्केयर। तो साइन थीटा इस चीज़ से रिप्लेस हो जाएगा d/√d स्केयर प्लस एक्स स्केयर, दैट इज़ नथिंग मच डिफ़िकल्ट। तो ये हमने रिप्लेस कर दिया साइन थीटा को इससे। फिर से ये आपके पास y कंपोनेंट बस एक ही एलिमेंट की वजह से लिखा है अभी आपने, सब की वजह से जब लिखेंगे तो आप इसको कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेट करके, है ना। सब की वजह से जब नेट निकालने जा रहे हैं तो आप इंटीग्रेशन की हेल्प लेंगे। फिर से इंटीग्रेशन करना है तो आप यहाँ से के लैम्डा तो बाहर आ गया, फिर से आप इसको डी स्केयर प्लस एक्स स्केयर को टी रखेंगे, बिल्कुल सिमिलर मेथड है। ओके, नहीं यहाँ पे चलो दूसरा मेथड यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि अब की बार देखिए आपके पास ऊपर जो है, ऊपर x नहीं है, ऊपर d है ना। इस वाले केस में क्या था, ऊपर x होता था, तो आप जब डी स्केयर प्लस एक्स स्केयर को t रख लेते थे तो वो 2x dx को आप dt रख देते थे, है ना। तो यहाँ पर तो x dx बन ही नहीं रहा ऊपर कहीं पे, यहाँ पर ऊपर भाई d है, x नहीं है, तो वो वाला मेथड यूज़ नहीं होएगा इंटीग्रेशन का, है ना। ऊपर x dx बनता तो कुछ कर लेते, ठीक है। अब ऊपर x है ही नहीं तो हरदम इक्वेशन में x बचा रहेगा, तो t भी रहेगा x भी रहेगा, ये तो दो वेरिएबल बना दिया आपने, क्वेश्चन को और भी मुश्किल कर दिया। ओके, तो वो वाला मेथड इधर सब्सटीट्यूट नहीं होगा, वो सब्सटीट्यूशन आप इधर यूज़ नहीं करेंगे। इसके लिए देखिए इसको आप याद भी रखेंगे, इस तरीके का जब भी आएगा ना तो आप इसको याद भी रख सकते हैं। ये आगे जाके यूज़ होएगा जब आप मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे होंगे एक लॉन्ग वायर की वजह से, इन्फिनिटी लॉन्ग वायर की वजह से, वहाँ पर जाके ये आपके पास यूज़ होने जा रहे हैं। तो हम इधर क्या करेंगे अब की बार, ये एक स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है, आप इसको याद कर लेना है। ओके, जो नहीं मतलब कि कुछ नहीं, आपको जो ये डी स्केयर प्लस एक्स स्केयर है की बार टी से रिप्लेस ना करके किससे रिप्लेस कर देंगे, हम क्या करेंगे इसमें एक्स को पुट कर देंगे d tan φ। देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि डेरिवेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होने जा रही है, और डेरिवेशन इम्पोर्टेंट नहीं है। डेरिवेशन से हम सिर्फ मेथड सीख रहे हैं। ये डेरिवेशन देखो इधर कितनी कॉम्प्लिकेटेड है, आगे जाके गोस थ्योरम से करेंगे तो इजी रहेगी आपके पास। ओके, गोस थ्योरम में जाके ये इजी हो जाने वाली है। तो अब की बार जो सब्स्टिट्यूशन हम करने जा रहे हैं दैट इज़ x विल इक्वल टू d tan φ। tan फाई क्यों यूज़ किया, थीटा क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि थीटा हम पहले से ही क्वेश्चन में यूज़ कर रहे हैं, तो वो वाला थीटा नहीं है, ये कोई भी अलग रिप्लेसमेंट है, x इज इक्वल टू d tan φ। ओके, अब देखिए हमको क्या क्या चाहिए,
यहाँ पे नीचे आपके पास डी स्केयर प्लस एक्स स्केयर था, इसमें रखते हैं इस एक्स की वैल्यू, तो क्या बनेगी आपके पास डी स्केयर, इसमें रखना मैं तो डी तो पहले ही था, डी स्केयर पहले ही था, प्लस एक्स की जगह आपने रखा डी टेन फाई का स्केयर, है ना। एक्स की जगह आपने रखा डी टेन फाई और उसका स्केयर होना, तो क्या बनेगा डी स्केयर टेन स्केयर फाई। सबको समझ में आया भाई। डी स्केयर तो एज इट इज ऐसे की ऐसे, ये प्लस का साइन फिर ऐसे ऐसे, अब एक्स की जगह आपने रखा डी टेन फाइव और उसका स्केयर कर दिया, है ना, तो डी स्केयर टेन स्केयर फाइव बन गया आपके पास। अब क्या करना है, इन दोनों से डी स्केयर को कॉमन ले लो, तो अंदर बचा वन प्लस का टेन स्केयर फाइव, और आप सभी जानते हैं वन प्लस टेन स्केयर फाइव सीकेंड स्केयर फाइव होता है ना। तो ये आपके पास अल्टीमेटली आपके पास बना डी स्केयर सीकेंड स्केयर फाइव। ऑल राइट, नीचे वाली टर्म को आप रिप्लेस करेंगे डी स्केयर सीकेंड स्केयर फाइव से, और इसकी पावर 3/2 भी आपको दिख रही है। तो आपने क्या किया, एक्स को रखा डी टेन फाइव, ऑल राइट, एक्स को रखा आपने डी टेन फाइव। नाउ यू हैव टू डेरिवेटिव डिफरेंशिएट इट, तो एक्स का डिफरेंशिएशन डी एक्स, डी एक कॉन्स्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन कुछ नहीं होएगा, डी एज इट इज रहेगा। टेन फाइव, टेन का जो आपके पास डिफरेंशिएशन होता है वो होता है सीकेंड स्केयर फाइव इंटू में एंगल का डिफरेंशिएशन होता है डी फाइव। डिफरेंशिएशन मैथ्स वाले स्टूडेंट्स तो इजीली कर चुके होंगे इसको। तो ये बना आपके पास डी एक्स बना डी सीकेंड स्क्वायर फाइव डी फाइव। तो अब ध्यान देना, आपके पास डी एक्स की वैल्यू आ गई है, ये जो डी एक्स था इधर, इस डी एक्स की वैल्यू आ गई है, और जो नीचे टर्म थी डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर उसकी वैल्यू आ गई है, तो रख दीजिए इसमें ले जाके, है ना। तो रखेंगे तो आपके पास देखते हैं क्या बनता है, ये इधर से वाई कंपोनेंट में, है ना। तो के लैम्डा एज इट इज़ आपके पास डी टेन फाइव, एक्स था ऊपर उसकी जगह रख दिया, ठीक है। आपके पास डी सीकेंड स्केयर फाइव डी फाइव, ये आपने डी एक्स की जगह रख दिया, और इधर से आपके पास ये नीचे था आपके पास डी स्केयर जमा एक्स स्केयर की पावर 3/2, इसको जो आपने रिप्लेस कर दिया डी स्केयर सीकेंड स्केयर फाइव से। भाई डी स्केयर सीकेंड स्केयर फाइव की पावर 3/2 करोगे तो यही आएगा ना आपके पास, टू पावर तो दोनों की कैंसिल होगी, तो क्यूब रह गया डी क्यूब सीकेंड क्यूब फाइव, है ना। तो वही चीज़ लिखी हुई है, तो ओके, ये हो गया। अब की बार हम इसको वापस से एक्स की टर्म में नहीं लेके आ रहे हैं, पाई की ही टर्म में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। अब की बार यूनिट जो लिमिट है आपको चेंज करना पड़ेगा, भाई लिमिट तो चेंज करना पड़ेगा। अगर वापस एक्स की टर्म में नहीं ला रहे हैं, आप फाई को ही रखने जा रहे हैं, तो लिमिट चेंज करनी पड़ेगी, ज़रूर करनी पड़ेगी। एक्स को आपने क्या रखा था डी टेन फाइव, लेट्स सी द लिमिट्स। जब एक्स आपका देखो लिमिट पर स्टार्टिंग में लिमिट क्या थी, जीरो से इन्फिनिटी, है ना। जब एक्स जीरो था तो उस टाइम पे फाई अब क्या बनेगा, जब एक्स इन्फिनिटी था तो उस टाइम पे फाई क्या बनेगा, ये देखने जा रहे हैं। ओके, जब एक्स जीरो था तो इस वाले इक्वेशन से देखो एक्स जीरो, तो जीरो इज इक्वल टू डी टेन फाइव, दैट इज इक्वल टू टेन फाइव इज इक्वल टू जीरो, और टेन फाइव जीरो कब होता है, इफ़ यू नो कब होता है जीरो, टेन जीरो जीरो होता है ना। तो जब एक्स जीरो था उस टाइम पे फाइव भी जीरो होगा, ऑलराइट, लोअर लिमिट तो सेम रही आपके पास। तो जब एक्स की जीरो वाली लिमिट थी उस टाइम पे अभी भी जीरो ही लिमिट यूज़ हो रही है। फिर से एक्स आपके पास डी टेन फाइव आपने माना था, एक्स जब इन्फिनिटी था तो उस टाइम पे देखो इस इक्वेशन से क्या बन रहा है, डी टेन फाइव इज इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब कि टेन फाइव इक्वल टू इन्फिनिटी। और टेन का कब इन्फिनिटी होता है, जब एंगल आपके पास 90 डिग्री हो, 1090 इन्फिनिटी होता है आपके पास पाई/2। ओके, तो जब x इन्फिनिटी है तो उस टाइम पे फाई कितना है आपके पास पाई/2, तो ये अपर लिमिट रिप्लेस होगी। तो आपको जो लिमिट है उसको रिप्लेस कर देना है, जो कि जीरो से इन्फिनिटी थी उसको जीरो से इन्फिनिटी ना रख के आप जीरो से पाई/2 कर देंगे, ठीक है। सो इट इज़ रिप्लेस हेयर जीरो टू पाई/2। ऑल्सो यू कैन सी सीकेंड स्क्वायर फाइव से आपके पास दो पावर तो इधर ही कैंसिल होगी, है ना। तो और एक डी से एक डी इधर कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली आपके पास टेन फाइव डिवाइडेड बाई डी स्केयर सीकेंड फाइव, बस यही तो बचा, ये इधर शो का रखा है। अब इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन सोल्व करना है। देखिए टेन फाइव बाई सीकेंड फाइव को आप क्या लिख सकते हैं, हालांकि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, टेन को आप साइन बटे कोस लिखते हैं, है ना।
और नीचे सीकेंड तो पहले ही था, सीकेंड और कोस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ये कैंसिल हो जाते हैं। तो ये अल्टीमेटली और कुछ नहीं लिखा, ये आपके पास साइन फाई ही लिखा हुआ है। तो ये टर्म आपके पास साइन फाई ही लिखी हुई है ना। तो के लैम्डा बाई डी इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन फाई डी फाई। और साइन का इंटीग्रेशन बड़ा पॉपुलर है, पहले भी आया है आपके पास। साइन का होता है आपके पास कोस फाई माइनस कोस फाई। ओके, तो साइन का इंटीग्रेशन सोल्व होके आ गया माइनस का कोस फाई। लिमिट अभी भी बची हुई है, तो लिमिट रखनी रहती है 0 to π/2 और लिमिट हमको रखनी आती है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो एक बार फाई की जगह अपर लिमिट मतलब π/2 रखेंगे, फिर माइनस करके फाई की जगह लोअर लिमिट रखेंगे। इस माइनस साइन को बाहर ले लेते हैं ना। तो ये बड़ा माइनस का के लैम्डा बाई डी, और एक बार कोस फाई की जगह अपर लिमिट रखी दैट इज π/2 माइनस कोस लोअर लिमिट रखी दैट इज 0। कोस π/2 0 होता है, कोस 0 1 होता है, तो ये 0 - 1 बन जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या है आपके पास माइनस का के लैम्डा बाई डी इंटू में 0 - 1, और ये अल्टीमेटली माइनस से माइनस कैंसिल, तो के लैम्डा बाई डी आ गया। ये भी सेम आया, एक्स डायरेक्शन में भी आपके पास के लैम्डा बाई डी आया था, इधर भी के लैम्डा बाई डी आया है एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट भी आपके पास के लैम्डा बाई डी निकल के आया है। अब आपको देखिए याद रख लीजिए इसको, एक्स डायरेक्शन में के लैम्डा बाई डी और वाई डायरेक्शन में के लैम्डा बाई डी, पर एक्चुअली में तो आपको फील्ड निकालना था ना। तो दो वेक्टर है, इनको आप डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, वेक्टर सम करेंगे आप। ऑलराइट, तो ये आपके पास वायर था, इस एंड पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे थे। आपको एक्स में बताया गया है कि के लैम्डा बाई टी है, आपको वाई में पता है के लैम्डा बाई टी है, और दोनों वेक्टर 90 डिग्री पर एक्ट कर रहे हैं। ऑलराइट, तो इनका रिजल्टेंट कितना बनेगा, वही तो नेट बनेगा। रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, अंडर रूट फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 टाइम फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर कोस ऑफ इधर 90 एंगल है, कोस 90 0, ये पार्ट तो कैंसिल हो गया। तो अल्टीमेटली आपके पास अंडर रूट फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर का स्क्वायर बचा। फर्स्ट वेक्टर आपके पास के लैम्डा बाई डी का स्क्वायर, सेकंड आपके पास के लैम्डा बाई डी का स्क्वायर, तो ये आपके पास अल्टीमेटली इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास ये √2 टाइम्स के लैम्डा बाई डी बनेगा, है ना। √2 k lambda by d, that is electric field intensity at the end point of a infinitely long charged uniformly charged wire। ठीक है, तो एंड पॉइंट पर आपके पास ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रिजल्ट है, √2 k lambda by d। ओके, सो या एक तरफ का भी आप याद रख सकते हैं, एक्स डायरेक्शन में के लैम्डा बाई 2, वाई डायरेक्शन में के लैम्डा बाई 2, और दोनों का रिजल्टेंट होता है √2 k लैम्डा बाई डी। इसका हम यूज़ करेंगे आगे न्यूमेरिकल वाले पार्ट में। एक बिल्कुल सिमिलर सा आपके पास टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड मिड पॉइंट में, और ये मिड पॉइंट वाली डेरिवेशन आप कोस थ्योरम से आगे जाके करेंगे, वो इजी पड़ती है। हालांकि ये भी अगर आपको फर्स्ट वाली डेरिवेशन समझ में आ गई है तो ये भी उन्हीं पॉइंट्स के बेस पर है। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, अब की बार इधर भी एंड पॉइंट का नहीं पता है, उधर भी एंड पॉइंट का नहीं पता है, मिड तो पता नहीं कहाँ जाके आया होगा, है ना। तो ना इस साइड का पता है ना उस साइड का पता है, एक छोटा सा पोर्शन आपको वायर का दिख रहा है मिड पॉइंट के आसपास। सो वी हैव वायर, दिस इज़ वायर, इसका मिड पॉइंट सपोज करो ये है वो पी पॉइंट, और अब फिर से डी डिस्टेंस दूरी पर है। डी कौन सा डिस्टेंस है, डी उस पी पॉइंट का डिस्टेंस है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, वहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वायर पे। ओके, देखिए एंड पॉइंट वाले में भी ये इधर ऐसा परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, इधर भी ये परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस है। ओके, डी उस पॉइंट से उस वायर तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आपके पास। अब यहाँ पर देखिए आपके पास क्या होगा, मेथड वही है, इनफाइनाइटली यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है इन्फिनिटी तक। तो आपके पास एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर से मेथड क्या है, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे एलिमेंट्स कंसीडर करके छोटे छोटे पार्ट्स में। तो आपने देखिए एक एलिमेंट इधर कंसीडर करा, ठीक है, dq और लेंथ dx है, फिर से मिड पॉइंट से सपोज करो ये एक्स डिस्टेंस दूरी पर है। फिर से बता दे रहा हूँ कि आप ये इतना छोटा एलिमेंट है, इसको पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास कुछ एक कंपोनेंट इधर बनेगा, एक कंपोनेंट इधर बनेगा, है ना, ये चीज़ तो हो गई। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट ये है कि जो एक्स डिस्टेंस दूरी पर आपने इधर एक एलिमेंट मानना था, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट से एक्स डिस्टेंस दूरी पर एक एलिमेंट यहाँ पर भी मान सकते हैं, उसको समझते हैं। एक एलिमेंट सपोज करो मैंने इधर मान लिया, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो आउटवर्ड जाता है पॉजिटिव चार्ज से, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर इधर बनेगा,
उसका एक्स कंपोनेंट, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा बढ़ेगा, उसका एक्स कंपोनेंट इधर जाएगा और वाई कंपोनेंट ऊपर ही जाएगा। ये बात समझ में आई सभी को? तो अल्टीमेटली आपके पास देखिए इधर वाले चार्ज एलिमेंट की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आया। ऐसे ही इधर वाले चार्ज एलिमेंट की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आया और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आया, है ना, कंपोनेंट की फॉर्म में। ऐसे ही आप कितने भी एलिमेंट चूज़ कर ले, इस मिड पॉइंट से राइट में कोई भी एलिमेंट चूज़ कर ले, आपको लेफ्ट में भी उतने ही डिस्टेंस पे एक एलिमेंट मिल जाएगा जो सेम डिस्टेंस पर होगा आपके पास, है ना। तो आपके पास जितने, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपके पास जनरली क्या है, के इनटू में सोर्स चार्ज अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना। तो जितने डिस्टेंस पे यहाँ पे एलिमेंट है उतने ही डिस्टेंस पे उधर भी एलिमेंट मिल रहा है। के सेम है, डी क्यू सेम है, चार्ज तो सेम है ना छोटा, उतना एलिमेंट कंसिडर कर सकते हैं। डिस्टेंस भी सेम है तो डी ई भी तो सेम होगा। अगर डी ई सेम है तो उनके कंपोनेंट्स भी सेम होंगे, है ना। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, दो कंपोनेंट्स की वजह से जो सेम डिस्टेंस पे मिड पॉइंट से, एक लेफ्ट में एक राइट में है। तो जितना डी ई एक्स इधर बनेगा उतना ही डी ई एक्स इधर बनेगा, और तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। मतलब एक्स कंपोनेंट तो मिलने ही वाला नहीं है। तो मिलेगा, बचेगा कौन सा, जो दोनों इस तरफ थे वे तो दोनों जुड़ेंगे ना, वे कैंसिल नहीं हो सकते। तो आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब अवे फ्रॉम द वायर मिलेगा। तो एक वायर है, उसके आप चाहे इधर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहे चाहे इधर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहे, इन्फिनिटी लॉन्ग वायर है, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आउटवर्ड, और यहाँ पर भी आउटवर्ड, यहाँ पर भी आउटवर्ड, यहाँ पर भी आउटवर्ड, इधर इस तरीके से मिलेगा आपको, है ना, फॉर इन्फिनिटी लॉन्ग वायर। इसको रेडियली आउटवर्ड आप बोल रहे हैं। और अगर वायर आपका नेगेटिवली चार्ज होता तो इसको आप रेडियली इनवर्ड ले सकते थे, ठीक है, यहाँ पर भी इनवर्ड, यहाँ पर भी इनवर्ड, इस तरीके से। कोई बड़ी बात आपके पास नहीं है ये आपके पास, ओके। सो एक चीज़ आप इधर से देख चुके हैं कि एक्स कंपोनेंट तो कैंसिल ही हो रहे हैं, तो वाई टू सोल्व एक्स कंपोनेंट, you will solve them and you will get zero result. So there is no need to find x components, you can only find y components. So हम y component के लिए ही इधर सोल्व करने जा रहे हैं। तो फिर से y component क्या होता है आपके पास, डी ई साइन थीटा के बराबर है। फिर से आप डी ई साइन थीटा इस ट्रायंगल में क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज डी अपॉन अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका फिर आप ये इस साइन थीटा की जगह इसको रिप्लेस करें तो ये आपके पास फिर से वही डेरिवेटिव आ गया है जो आपको प्रीवियस केस में आपने यूज़ किया था। और इस डेरिवेटिव को आपने कैसे सोल्व किया था, आपने एक्स को रखा था, एक्स को क्या रखा था, डी टेन फाई, है ना, एक्स को क्या रखा था आपने, डी टेन फाई। यहाँ से आपने डी एक्स निकालना था, दैट इज़ डी सीकेंड स्केयर फाई डी फाई, है ना। तो आपको डी एक्स को आप इस चीज़ से रिप्लेस करने जा रहे हैं। ऑल्सो जो आपकी नीचे वाली टर्म थी दैट इज़ डी स्केयर प्लस एक्स स्केयर, इसको इसमें आप क्या करेंगे, डी स्केयर प्लस एक्स को आप रखेंगे डी टेन फाई का भी स्केयर है, तो ये आपके पास बनेगा डी स्केयर प्लस डी स्केयर सेकेंड स्केयर फाई। तो ये लास्ट क्वेश्चन में हम कर चुके हैं। इन सब को रिप्लेस करके मैं नहीं करा रहा हूँ, ये स्टेप्स आपको खुद करने हैं। तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर शो कर दे रहा हूँ और इम्पोर्टेंट है ये आपके पास। और इसी चीज़ को आप गोस थ्योरम से भी जाके डिराइव करेंगे। आपके पास मिड पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है दैट इज़ 2k लैम्डा बाई डी, और जरा फेमस सा जो आपको याद रहता है दैट इज़ लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उस पॉइंट का जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है फ्रॉम द वायर, ओके। लैम्डा चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। गोस थ्योरम से इसको एक ही लाइन में हम कर लेंगे, ओके। एक या दो लाइन में, जस्ट दो ही स्टेप में आप इस टॉपिक को कर लेंगे। यहाँ पर ये थोड़ी सी बड़ी सी डेरिवेशन थी, दैट दिस डेरिवेशन वाज फॉर द पर्पज़ फॉर ए ट्विस्टेड क्वेश्चन। अगर आपको कोई ट्विस्टेड क्वेश्चन मिल जाए जैसे जेई या नीट में, तो वैसे क्वेश्चंस को करने के लिए फॉर एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर के मिड पॉइंट पर, इन्फिनिटी लॉन्ग सिलेंडर है, ओके, इसके मिड पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। सो व्हाट विल यू डू, देखिए आप एक सिलेंडर को आप बहुत सारे वायर से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं, ओके। आप एक छोटा सा ऐसा ये एक वायर चूज़ कर लेंगे,
ध्यान देना ये छोटा सा एलिमेंट नहीं है, ये छोटा वाला एलिमेंट नहीं है, ये पूरा वायर है नीचे से लेके ऊपर तक ऐसा। भाई 3 डायमेंशन होता ना, तो एक तरीके से ये जो मिड पॉइंट है ये जो पॉइंट है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है उस बड़े से वायर के मिड पॉइंट पे पड़ रहा है। और अभी अभी तो सीखा है एक वायर की वजह से एक मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना। तो इस तरीके से आप ट्विस्टेड क्वेश्चंस को कर सकते हैं अगर आपको मेथड पता हो। इस डेरिवेशन को भी मैं करा सकता हूँ पर लेक्चर बड़ा हो जाएगा, एंड ऑल्सो दिस इज़ नॉट इन आवर सिलेबस। इसको हम गोस थ्योरम से कर लेंगे, ठीक है। गोस थ्योरम से भी हो जाएगी आपके पास, तो गोस थ्योरम में इसको देख लेंगे। ओके, लिखा भी हुआ है वी विल डिराइव दीज डेरिवेशंस बाय यूजिंग गोस थ्योरम इन इजी वे। ये थी 2 डेरिवेशंस। फॉर्मूले आपके पास मिड पॉइंट पर तो आया है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डिस्टेंस, और आपके पास एंड पॉइंट पर आया है √2 के लैम्डा बाई डी। के क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। और आपके पास एक्स कंपोनेंट हरदम क्या आ रहा है के लैम्डा बाई डी, और वाई कंपोनेंट क्या आ रहा है वो भी सेम आ रहा है के लैम्डा बाई डी। ये चीज़ें याद रखेंगे, ठीक है, जब वायर के एंड पॉइंट पर निकालने हैं तो न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे, बाकी और कोई बड़ी बात है नहीं इधर। जो नेक्स्ट है आपके पास, इस टॉपिक को देखने से पहले हम 1-2 न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। न्यूमेरिकल है आपके पास इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म ऑफ t। आपके पास ऐसा 3 इन्फिनिटी लॉन्ग वायर दे रखे हैं भाई, 3 इनफाइनाइट लॉन्ग वायर ये दिखा रखे हैं, ऐसे इन्फिनिटी तक गए हुए हैं। एक वायर ये हो गया, इन्फिनिटी तक गया हुआ है, एक वायर ये हो गया, एक वायर ये हो गया। तीनों पर चार्ज डेंसिटी सेम है, लैम्डा लैम्डा लैम्डा। सेम चार्ज डेंसिटी का मतलब है अगर एक पे पॉजिटिव है तो तीनों पर ही पॉजिटिव है, एक पर नेगेटिव है तो तीनों पर ही नेगेटिव है। इस तरीके से अगर किसी पे माइनस लैम्डा दे रखी तो मतलब उस पर माइनस चार्ज है, बाकी सब पे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, इस तरीके से। ओके, चार्ज डेंसिटी का मतलब ये होता है आपके पास। तो आपको क्या करना है, एक पी पॉइंट दिया हुआ है, ये वो पी पॉइंट है, ठीक है। वो बीच वाले वायर से आपके पास एक्स डिस्टेंस की दूरी पर है। तीनों वायर एक दूसरे से डी डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, मतलब कि इन दोनों के बीच में डी डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में डी डिस्टेंस है। तो आपको इस एक्स की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ डी, और दिया हुआ है कि आपके पास पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू आपके पास 0 है। तो बस क्या करना है आपको, पी पॉइंट पे जो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उन सबको लिखो, उनको नेट करो और उसको 0 के बराबर कर दो। सिंपल वन है ना। तो सिंपल है, बस आपको फॉर्मूला अगर याद हो तो। फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो फिर आपको मेथड की तरफ जाना पड़ेगा। ओके, बात क्लियर हुई? ठीक। अभी हमारे पास इधर देखिए पी पॉइंट पर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं। ये इन्फिनिटी लॉन्ग वायर है, ये नीचे भी इन्फिनिटी तक है आपके पास। ओके, इन्फिनिट लॉन्ग वायर है। तो आपके पास ये पी पॉइंट है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। देखो ये मान लो फर्स्ट वायर है, ये सेकंड वायर है, ये आपके पास थर्ड वायर है। तो तीनों ही पॉजिटिव चार्ज है या तीनों ही नेगेटिव चार्ज है, तो हम सपोज करते हैं तीनों के तीनों पॉजिटिवली चार्ज हैं। तो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलती है। तो पी पॉइंट पर देखो फर्स्ट वाले वायर की वजह से पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ होगा, है ना। तो उसका नाम दिया हमने E1। इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज वायर फर्स्ट, है ना। ऐसा ही सेकंड चार्ज है, उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, तो उसकी भी बाहर की तरफ होगी E2, है ना। 2 हो गए। अब जो थर्ड वायर है वो ये वाला है, इसकी वजह से भी तो बाहर हो गई मतलब कि इस तरफ होगी। तो E3 हमारा इस साइड है, पी पॉइंट पर E3 तो इस साइड आया, और बाकी दोनों E1 और E2 आपके पास इस साइड आए, है ना। और इनका मैग्नीट्यूड भी अलग अलग होगा क्योंकि तीनों का डिस्टेंस उस पी पॉइंट से आपके पास अलग अलग हमको दिख रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये, क्योंकि इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है तो आपके पास ये पॉइंट लगभग मिड पॉइंट पे ही मान सकते हैं आप। इन्फिनिटी लॉन्ग वायर है, कोई भी एंड के पास आपको दिखाया नहीं हुआ है, ठीक है ना। लोअर एंड की तरफ है ना अपर एंड की तरफ है, तो ये आपके पास कहीं ना कहीं मिड पॉइंट पर ही होगा। तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर आपको डेरिवेशन पीछे वाली याद हो तो सीधा सा फॉर्मूला था, दैट इज़ 2 k लैम्डा बाई डी। या फिर दूसरी इसकी फॉर्म जो आप याद रखते हैं, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। ये कैसे आती है, के को आप रखते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो कोई बड़ी बात आपके पास नहीं है। तो 2 k लैम्डा बाई डी, ठीक है। डी क्या था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ द वायर। ओके,
सबसे पहले E1 को लिख लेते हैं। E1 इस वाले वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी इस पॉइंट पर, है ना। तो फॉर्मूला क्या, 2K, ठीक है, क्या था, 2K लैम्डा, चार्ज डेंसिटी सेम थी, डिवाइड बाई डिस्टेंस। इस वायर से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना बनता है भाई, यहाँ से यहाँ तक का तो D है और X डिस्टेंस और आगे है, तो कितना बना, D प्लस X। ये तो बन गया आपके पास E1 क्या बना, 2K लैम्डा डिवाइडेड बाई D प्लस X। इसी तरीके से सेकेंड वायर का जब इलेक्ट्रिक फील्ड आप लिखने जा रहे होंगे तो दैट विल बी ऑल्सो इक्वल टू 2K, लैम्डा भी सेम है तो लैम्डा का लैम्डा रहेगा डिवाइड में डिस्टेंस। इस वायर से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, X, तो X लिख देंगे। इसी तरीके से इस वायर की बात कर लेते हैं, ठीक है, थर्ड वायर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना बनेगा भाई, बता सकता है कोई, D माइनस एक्स, है ना। कैसे, ये आपके पास टोटल डिस्टेंस D है और इतना छोटा सा आपके पास X है, तो ये कितना बचा, D माइनस एक्स, कोई छोटा सा मैथ्स है आपके पास, ठीक है। अब एक पॉइंट पे तीन इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए। आपको पता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर कैसे निकलता है, सबका वेक्टर सम कर देते हैं, E1 प्लस E2 प्लस E3 का वेक्टर सम। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास 0 दे रखा है, ये क्वेश्चन में ही दे रखा है ना। अब क्योंकि वेक्टर सम किया है तो वेक्टर में तो आपको डायरेक्शन वाइज करना पड़ेगा, है ना। डायरेक्शन वाइज करेंगे तो आपको दिख रही है डायरेक्शन, ये दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में, तो ये तो सीधे जुड़ने हैं और ये वाला घटना है भाई, दिख रहा है आपको। कैसे वेक्टर लिखेंगे, E1 और E2 आपके पास इस तरफ है तो ये बनेगा E1 प्लस E2, और E3 उस तरफ है तो माइनस का E3, ठीक है, ऐसा होगा आपके पास डायरेक्शन की वजह से। ओके, तो आपने इसको लिखा है E1 प्लस E2 माइनस का E3, और इन सब की वैल्यू मैं अभी भी बता चुका हूँ, E1 की कितनी थी, E2 की कितनी थी, E3 की कितनी थी, इसको लिखा। सबसे आपने 2K लैम्डा कॉन्स्टेंट लिया, कॉमन लिया, अंदर बचा 1/D प्लस एक्स प्लस 1/x माइनस D/x इक्वल टू 0। ये 0 हो नहीं सकता, तो बची आपके पास ब्रैकेट वाली टर्म 0 होगी। ब्रैकेट वाली टर्म को आपको बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, एलसीएम लेना है, तो आपके पास जो x है और d के बीच में रिलेशन निकल के आ जाएगी, दैट इज़ x इक्वल टू प्लस माइनस D/√3, है ना। तो जो आपके पास थर्ड वायर है, ये वाला जो x है आपके पास, इस d डिस्टेंस का 1/√3 टाइम्स, प्लस माइनस मतलब इधर निकाल लो चाहे इधर निकाल लो, आंसर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपके पास 0 ही बनने वाला है इन पॉइंट्स पर। तो ये था आपके पास एक इन्फिनिटी लॉन्ग चार्ज वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना। डेरिवेशन की वजह से हमने फॉर्मूला कर लिया था, दैट्स वाई इट वाज इजी वन। ऑलराइट।